बस चेक कर ली जाए एक बार। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए लाइव आ गया क्या? माइक इज ओके। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ बताइए, आ रही है क्या? अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, अब बताइए आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, ओके ओके, आवाज़ सही है। सही है भैया, आवाज़ आ रही है, बढ़िया है। चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं भाई। लेक्चर नंबर 2। आज है भाई हमारा लेक्चर नंबर 2। हाँ, जैसे कल मालूम है ना आपको, कल कंप्लीट किया था हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था। इसे शेयर कर दूं बस मैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, तो कैसे हैं सब लोग? लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट पे, पूरे इंटरनेट पे ये बहुत डिटेल लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। और भी बहुत लोगों ने लेक्चर डाल रखे हैं, लेकिन बहुत डिटेल लेक्चर है हमारे ना। मोल कॉन्सेप्ट सर पढ़ा रहे हैं और मेरा क्वाड्रेटिक सीरीज चल रही है पूरी। जो भी आपका अभी तक स्किप हो गया है लेक्चर किसी वजह से, या छूट गया है, या आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आप मतलब बहुत सुकून से कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर 1 जरूर देखें, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लें सर। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेंगे, क्या आपको याद है हमने पहले क्या क्या पढ़ रखा है ऑलरेडी? देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भैया पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जीरोस और रूट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी देखा था। उसके बाद फिर हमने डिग्री, कॉफिशिएंट्स, ये सब देखा था, और बेसिक देखा था कि कॉफिशिएंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारी चीजें देखी थी। मतलब कल का जो भी लेक्चर था ना, वो क्वाड्रेटिक से पहले की कहानी थी सारी, है ना। आज हम बेसिकली चैप्टर शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल की कहानी हमने एक बेस बनाया था ताकि हमें क्वाड्रेटिक पढ़ने में आसानी हो, इजी हो। ठीक है, चलो तो आज है भाई लेक्चर नंबर 2 अगेन। हाँ, एक बात और आपको कहना है मुझे कि भैया देखो, मैथ्स आप सिर्फ लेक्चर बैठ के देखना मत। अगर सिर्फ बैठ कर देखोगे ना, तो मैं श्योर हूँ 100% आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। मैथ्स का खेल है लिखना। पेन लो, कॉपी लो और बैठो, है ना, और जो कुछ बताया जाए उसको उतारो। अगर क्वेश्चन दिया जाए तो उसको सॉल्व करो। अगर साथ साथ लिखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज मैथ्स कोई ऐसा गेम नहीं है कि आप जो है सुन लो और बैठ के और समझ में आ जाएगा, है ना। तो प्लीज कॉपी लेके बैठे, पेन लेके बैठे और शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला कल जो हमने सीखा था कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, मैं उसको एक बार बता दूं आपको। कल हमने ये देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है, अगर आपको याद हो तो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इसमें पहली बात ये याद रखनी थी कि जो a, b और c है, ये सारे कॉफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। a, b और c अगर ये कॉफिशिएंट्स है तो ये जो है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। बता चुका हूं मैं, है ना, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका लीडिंग कॉफिशिएंट जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर भैया ये 0 हो गया ना, अगर x² का जो कॉफिशिएंट है ए, लीडिंग कॉफिशिएंट, अगर यही 0 हो गया तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीड करने वाला सरदार ही खत्म हो जाएगा। जैसे ये खत्म हो जाएगा तो ये तो इतना बचेगा बस, और ये तो एक लीनियर हो जाएगा। बात सही है। इसलिए हमने कहा था कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये तीनों कॉफिशिएंट रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इतनी सी कहानी थी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, चलो अब इन्हीं बेसिस पे हम अगला अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं।
क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो भाई, हाँ, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब आगे भी इसमें ऑप्शन दे रखे मैंने, आगे भी क्वेश्चन है, देखे आप है ना। एक एक करके शुरू कर दे, एक एक करके, ठीक है। चलो, ये है भाई सिंपल, सबको मालूम है भैया, इसको एक्सपेंड किया जाएगा ना। हाँ, इसको एक्सपेंड किया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको आपको मालूम है एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे, तो जाएगा 2x माइनस 6। सारे एक तरफ ले लो, देखो बहुत प्यार से सेम साइन है, कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इसके साथ आ गया प्लस 7, हुआ नहीं हुआ, इक्वल 0। मैंने बोला था अभी कि भैया एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल सही, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो यानी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ सकता है, थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करेंगे, तब जाके हम बता पाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली देख के बोलोगे कि भैया यहाँ तो स्क्वायर है, डायरेक्टली बोल नहीं, ऐसा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन देखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो एक खोदने पे निकलते हैं कि हाँ ये तो क्वाड्रेटिक नहीं था, ये तो लीनियर था, या ये तो क्यूबिक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी ट्राई करो मेरे साथ साथ, मैं भी आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल, इसको मल्टीप्लाई किया -6, इसको इससे किया बच्चों प्लस 2x। क्लियर है क्या? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, -2x है, इसको इधर भेजो, -2x और -2x -4x, तो ये आ गया +6 इक्वल 0। ये भी सर बहुत सिंपल था, हाँ बहुत सिंपल था, ये भी क्वाड्रेटिक है, नो डाउट, श्योर है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगला और देख लो बच्चों, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई, देखें क्या? देखो बेटा एक बात याद रखना, मैंने आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूँ कई बार। कभी भी आपको x प्लस a और x प्लस b मल्टीप्लाई करना हो तो यार डायरेक्टली किया करो, है ना। अब वो बच्चों वाली का हरकतें खत्म है ना, कि भैया पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, है ना, ऐसे करते थे ना आप छोटी क्लास में, इसको ऐसे फिर इसको फिर ऐसे इसको, है ना, वो सब नहीं करना, है ना, उस तरीके से नहीं करना भाई, ठीक है। हम करेंगे डायरेक्टली, पहले लिखो आप एक्स स्क्वायर वाला टर्म, सही है, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म। अब देखो ए को एक्स से करोगे और ए को बी से करोगे, ए एक्स प्लस ए भी आएगा, और एक्स को बी से करोगे तो एक्स भी आएगा। तो एक काम करते हैं सिंपल, इसको और इसको जोड़ दो, ए प्लस बी और x का कोफिशिएंट हो गया है, और एक बार a को और b को मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू बी, इस तरीके से मल्टीप्लाई याद रखना आप, है ना। तो जब भी मल्टीप्लाई करना हो कैसे करोगे आप, एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार इन दोनों का एडिशन, एक बार इन दोनों का एडिशन और एक बार इनका मल्टीप्लीकेशन। याद हो गया क्या? ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को फटाफट निपटा दो, इस क्वेश्चन को निपटाओ जल्दी से। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 और +1 का एडिशन किया, ये आ गया -1, तो ये आ गया -1x, ठीक है। -2 और 1 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2, तो ये आ गया -2, बिल्कुल सही। यहां पर भी कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर आएगा -1 और +3, तो +2x और 2 और 3 एक 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसी स्टेप पे देख सकते हो कि सर ये क्वाड्रेटिक वाला जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये तो एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब जो कुछ बच रहा है सर वो लीनियर टर्म्स बच रहे हैं ना। कैसे बच रहे हैं? लीनियर। इसका मतलब सर ये क्वाड्रेटिक तो नहीं रहा, ये लीनियर हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। सही है यहाँ तक? चलो अगला ट्राई करें। पेशेंस रखना है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ हमेशा, आपको मालूम है, उसके बाद हम लेवल अपना बढ़ाएंगे धीरे धीरे। चलो इसको ट्राई करें बच्चों, एक्स स्क्वायर, साथ साथ ट्राई करो भाई, ठीक है, +3x + 1, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा, आप लोगों का टेंशन मत लो, है ना। कमेंट्स, आई विल रीड कमेंट्स, ठीक है। ट्रेंडी मूड रीड, माय गॉड, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सबको, गुड मॉर्निंग। चलो तो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि भैया ये तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब जो कुछ बचेगा वो लीनियर बचेगा ना, यानी ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी लीनियर है। बात सही है क्या? क्लियर है ना? चलो ट्राई करते रहो।
इसको एक बार ट्राई करो बच्चों, इसका क्या आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताओ बताओ भाई, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताओ। तो आपको याद है क्या, a माइनस बी का होल क्यूब याद है किसी को, बताओ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो सर a क्यूब होता है, b क्यूब होता है, माइनस 3a² b होता है और प्लस 3ab² होता है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो प्लीज इसको याद कर लें। ठीक है, a क्यूब होता है माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसे एक्सपेंड कर दें, कितना जाएगा बताओ, ये आ गया मेरे ख्याल से a क्यूब, देखो यहाँ तो x क्यूब माइनस 8, ठीक है, माइनस 3a² यानी x² और b का मतलब आ गया ये 2 प्लस 3a यानी x और b² यानी 2 का स्क्वायर। तो इसी स्टेप पे हम देख सकते हैं क्या, सिंपल x क्यूब वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर x क्यूब देखो आप देख पा रहे हो और यहाँ पर, तो क्वाड्रेटिक वाले टर्म जो बच रहा है यहाँ माइनस 4x² बच रहा है और यहाँ पर -6, यानी क्वाड्रेटिक वाला टर्म रहेगा। तो अगेन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल, क्लियर है, पूरा सॉल्व करके देखो तब भी मालूम हो जाएगा, वरना इसी स्टेप पे अंदाजा हो रहा है। ठीक है, चलो ये भी क्लियर है, आगे चलें। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। देखो बिल्कुल बेसिक बात है इसमें, बिल्कुल बेसिक बात है भाई कि एवरी एन डिग्री इक्वेशन हैज एन रूट्स। सिंपल बात, दुनिया में जितनी डिग्री की इक्वेशन आपको दी जाएगी उसके उतने ही रूट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। अब वो अलग बात है कि सर इमेजिनरी हो जाते हैं कुछ, कभी कभी कुछ रियल रहते हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि जितनी डिग्री की इक्वेशन दी जाएगी उतने ही रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, या जितने डिग्री का पॉलिनोमियल दिया जाएगा उतने ही उसके जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक थ्योरम है अलजेब्रा की। ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन इसको हम एज अ थ्योरम पेश करें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, याद रहेगी ये बात, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें बेसिकली 4 मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो बेसिक मेथड है जो सब लोग जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग जनरली मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है इसके अंदर, सही है। दूसरा मेथड है बच्चों हमारा, हम आगे सीखेंगे, ये है आपका श्री धाराचार्यस फॉर्मूला, है ना। ठीक है, आज इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने में बहुत दिक्कत होती है ना, सॉल्व नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि आज हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है, उसमें आपका सोचने का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक इंडियन साइंटिस्ट थे श्री धाराचार्य, है ना, उन्होंने फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम देखेंगे अभी, है ना। अच्छा, तीसरा है हमारे पास एक न्यू टेक्निक है बच्चों। ठीक है, अभी ये कुछ साल पहले ही सोचा गया, इसको एक चाइनीज प्रोफेसर है उन्होंने सोचा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक है बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सही है। ये 4 हमारे पास मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए। फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला एक न्यू टेक्निक है और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। लेकिन मैं आपको इसमें से याद दिला दूं एक बात कि भाई ये तो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड है और ये फॉर्मूला भी है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ, ये दोनों चीजें हमारे सिलेबस की नहीं है। ठीक है, तो आप अभी से आप नोट्स में ये बात लिख लो
कि भैया जब बोर्ड एग्जाम होगा ना तो मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा, है ना, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सीखेंगे जरूर, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आसान होने वाली है, ठीक है। और ये तो ऐसी टेक्निक है बच्चों, इससे दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इस पर हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं वीडियो, ठीक है, खैर तो इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। चलो हाँ भाई, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, मान लो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, इक्वल 0। हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं भाई, ठीक है। अब देखो क्या करना है भाई, सिंपल, देखो स्टेप बाय स्टेप समझ लो। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए हमारा सोचने का कि भाई जो इसमें कांस्टेंट टर्म है ना, ठीक है, उस कांस्टेंट टर्म को साइड में लिखो और इसके करो फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा सर, या तो 6 दूनी 12 होगा, 2 फैक्टर्स है ना, या 4 तियां 12 होगा, ये तो होंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने क्या समझा, जो 2 फैक्टर्स आए ना, इसमें से आपको ये देखना है कौन सा ग्रुप मेरे लिए यूजफुल है ना। तो देखो एक बार इसको ऐड करके देखो या सब्ट्रैक्ट करके देखो, सिंपल। तो ऐड करने पे 6 और 2 8 आ रहा है, ये 8 के बराबर नहीं है, मिडिल टर्म से मैच करना है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म से मैच करना है, ठीक है। तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसको देखो 4 + 3 7, तो इसका मतलब हाँ ये मैच कर रहा है ना, तो ये वाला जो ग्रुप है ये हम लेंगे। तो सिंपल, जो इसको स्प्लिट करना है, अब सिंपल हो गया, फर्स्ट टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। 7 को लिख देना 4x + 3x, 4x + 3x, ठीक है, ये स्प्लिट हो गया। अगेन इसमें भी कुछ नहीं करना 12 में, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा, 7x को हमने स्प्लिट किया ऐसे 4x + 3x में, ठीक है यहाँ तक। अब देखो अगली बार क्या करना है, 2 2 के वही ग्रुप बनाने हैं ना, जोड़े बना लेने ऐसे, ठीक है, ये इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे, x + 4, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पर एक बार जो आपने ले लिया ना, वो यहाँ पर भी लिख लेना x + 4 एज इट इज। अब ये देखो जो सेकंड ग्रुप है, ये यहाँ पर x के साथ कितना है 3 और यहाँ पर x के साथ कितना है 1, इसका मतलब +3 और करना पड़ेगा, तभी 3 × x 3x होगा, 3 4 12 होगा। आई होप 9th में पढ़ा होगा, क्लियर हो रहा होगा ना, बस रिकॉल करवा रहा हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया क्या, x + 4 और x + 3, ठीक है, कॉमन ले लिया और ये आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आ गए भाई, एक आ गया -4, एक बार इसको 0 करेंगे, अदरवाइज -3। बात सही है क्या, ठीक है। तो ये बेसिक हमने अप्रोच जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th में, हमने ये रिकॉल कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बेसिक मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, ठीक है, सही है यहाँ तक। चलो चलो इसको ट्राई करें बच्चों, x² + 2√2x -6 = 0, इसको ट्राई करें। हाँ भाई देखो अगेन हम यही सोचना है कि -6 जो है ना, यानी 6 जो है, इसके अगर मैं फैक्टर्स करूं तो आपको लगेगा 6 × 1 = 6, तो ठीक है, और एक आएगा 2 3 × 6, है ना। अब देखो बात ये है कि यहाँ जो मिडिल टर्म है, समझना, जो मिडिल टर्म है ना, इस मिडिल टर्म में कुछ नंबर है, यहाँ पर कुछ भी है, लेकिन रूट में क्या है 2। अगर रूट में 2 है तो यानी 6 को ऐसे ब्रेक करो कि जो ये है ना, ये रूट में आ जाए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ऐसे कर लिया जाए कि इसको अगर मैं रूट ले लेता, यानी देखो अगर मैं इसको रूट में ले लूँ इस वाले को, तो क्या होगा, एक √2 और एक 3। देखो जरा, मुझे रखना है किसमें, √2 में। देखो मिडिल टर्म में रूट है ना, इसलिए मुझे ये चीज रूट में रखनी है। अब इसके हिसाब से सोचना है मुझे, 6 को ऐसे ब्रेक करना है जिसमें एक नंबर तो रूट के अंदर हो और एक नंबर सिंपल हो। तो देखो ऐसे, दोबारा देखो समझो, 6 को मैंने क्या लिखा, 3 2 = 6, लेकिन बात ये, मैंने कहा यार ये रूट में चाहिए मुझे, इसे स्प्लिट करने के लिए रूट में स्प्लिट करना है। तो मैंने कहा कि भैया इसे ऐसा करो, आप 3 ऐसे करो, इसको रूट में कर दो। अब 3 और √2 का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, है ना, 6 तो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ पर मैंने 2 और लगा दिया ऐसे करके। अब सही है क्या, √2 इंटू √2, 2 को क्या करेंगे √2 इंटू √2, समझ में आ रहा है। यानी सिंपल हो गया कि सर 3√2 एक नंबर हो गया और दूसरा हो गया क्या √2। सही है, स्प्लिट करने का तरीका 3√2 एक नंबर हो गया और √2 दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर मुझे स्प्लिट करना है तो 3√2x माइनस 1√2x, समझो बात को, 3 में से एक गया 2√2, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज, -6 को कुछ नहीं करना भाई और x² को भी कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां तक स्प्लिट करने का तरीका, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अगला स्टेप देखो, अगेन पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पेयरिंग क्या, तो मैंने x कॉमन निकाला, x कॉमन निकालने के बाद x प्लस 3√2, सही है। फिर क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर आ जाए आंख बंद करके यहाँ लिख दिया करो x प्लस 3√2, लिख दो एज इट इज, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर है सर √2, ठीक है, और यहाँ पर है x का कोएफिशिएंट 1, तो क्या सर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ बिल्कुल सही है, आप इसको मल्टीप्लाई करो वो अपने आप सही हो जाएगा, है ना। इसको इससे करोगे √2x आएगा, इसको इससे करोगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे देखें। अब तो सिंपल है कि सर x प्लस 3√2 दो बार आ गया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और x माइनस √2 ये आ गया इक्वल 0, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से दो नंबर आ गए, एक आ गया भाई -3√2 अदरवाइज प्लस √2, ठीक है। ये अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए भाई, कैसे स्प्लिट करना है 6 को। मैंने ना 6 को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास 2 3 जा 6 था, लेकिन हम 2 और 3 नहीं ले सकते, क्यों, यहाँ पर 2√2 को स्प्लिट करने के लिए मुझे रूट में नंबर चाहिए था। अब रूट में नंबर कैसे मिलेगा, कि जब मैं इसको एक को रूट में करूंगा, और एक को रूट में करने का मतलब 2 को मैं भाई 2 को मैं √2 इंटू √2 नहीं सकता क्या, सिंपल 2 को √2 इंटू √2, इस तरीके से हमने सोच लिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें भाई। चलो इसको भी ऐसे सोचें क्या, इसको भी ट्राई करो एक बार। हाँ भाई इसको ट्राई करें क्या, एक बार आप लोग ट्राई कर लो खुद से, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। पहले मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ आप कि भैया 10x को मुझे स्प्लिट करना है तो क्या नंबर रूट में सोचने पड़ेंगे या विदाउट रूट, सिंपल नंबर सोचने पड़ेंगे या रूट में सोचने पड़ेंगे। तो मैं कहूंगा भाई सिंपल नंबर, क्यों, क्योंकि 10x को सिंपल नंबर में तोड़ोगे ना तभी तो 10x आएगा, है ना, सिंपल नंबर में तोड़ेंगे, है ना। अच्छा अब बात यह है कि जब तक x² का आपने पढ़ा होगा x², और मान लो ये लिखा हुआ है ना, जब तक x² का कोएफिशिएंट 1 था, है ना, x² का कोएफिशिएंट क्या था 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने, है ना, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके 15 एकम 15 आया था, फिर हमने उसको ब्रेक किया, सही है ना। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है √3, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर √3 है, इसका मतलब तो ये हो गया कि पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, वो होगा कि सर √3 को पहले मल्टीप्लाई कर लिए किससे, 7√3 से, √3 को मल्टीप्लाई करिए 7√3 से, है ना, √3 को मल्टीप्लाई किया 7√3 से, ये कितना आ गया, √3 को √3 से क्या 3 और 7 3 21, बात सही है क्या, यहाँ तक ठीक है ना, 7 3 21। इसका मतलब हाँ, जो 10 को मुझे ब्रेक करना है ना, वो मुझे 7 और 3 10 और 7 3 21 में ब्रेक कर सकता हूँ क्या, बात समझ में आई। देखो इसको मैं यहां करता हूं प्रॉपर, ठीक है। देखो पहला टर्म एज इट इज, √3x² एज इट इज, 10x को लिखना है भैया किसमें, 7x प्लस 3x, 7 और 3 10, ठीक है। और ये वाला टर्म भी एज इट इज, इसमें भी नो चेंज, कुछ नहीं करना है इसमें भी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहां से हमने क्या किया, ये इक्वल 0 कर दो, यहाँ पर इक्वेशन की बात चल रही है, ये इक्वल 0, ठीक है। हाँ अब यहां से आपको पेयरिंग करके हमें कॉमन लेना है ना, तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है भैया x कॉमन है, साफ साफ यहाँ से x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, √3 के साथ x बच गया,
और यहाँ से x बाहर आने के बाद अकेला +7 बचा नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई एक बार जो आपको यहाँ मिल जाए ना, आपको सोचना ही नहीं है ना, एज इट इज यहाँ लिख दो पहले √3x + 7। उसके बाद सोचो कि यार यहाँ पर क्या लिखूं। तो देखो यहाँ पर x के साथ क्या है 3 और यहाँ x के साथ क्या है √3। इसका मतलब 3 करने के लिए मुझे √3 और देना पड़ेगा ताकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाए, सही है। और √3 को 7 से करें तो 7√3 रहे। क्लियर है? चलो अब देखो, अब तो सिंपल है यहाँ से, यानी √3x + 7, सही है भाई, और यह आ गया x + √3 = 0। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ गए। पहला आंसर क्या मिला भाई बताओ, फर्स्ट आंसर क्या मिला, इसे हमने 0 से इक्वल किया, √3x + 7 = 0 किया, तो x कितना आ गया -7/√3। और अगर इसको 0 करते तो x कितना आता -√3। इसका मतलब दो आंसर मिल गया, नहीं मिले आपको, ठीक है। तो देखो ये भले आपने 9th में पढ़ा हो किसी भी तरीके से ना, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा सही से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आगे के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी सेकंड लेक्चर है, बेसिक चल रहा है, तो वहां आपको तकलीफ हो सकती है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमने कंसेप्ट उड़ा रखे हैं 9th स्टैंडर्ड में, वो सब हम चाह रहे हैं कि आपके पक्के हो जाएं, ताकि आप अच्छे क्वेश्चन जो है आराम से कर लें, ठीक है। ये मकसद है सिर्फ इन क्वेश्चन को लेने का, ठीक है। चलो आगे चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। हाँ अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं मामला, इसको भी हमें फैक्टराइज करना, लेकिन यार ये देखने में तो क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा सिंपल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक जैसा लगने लगेगा, है ना। तो कभी भी ऐसा रैंडम सा क्वेश्चन हो तो आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई कर लेते हैं इसको, x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, प्लस x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x + 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। x + 1 और x का मल्टीप्लाई x + 1 × x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 34/15, सही है क्या पहला स्टेप, सही है। अगला स्टेप देखना, x² ऐसे ही रहेगा, a² + b² + 2ab, x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1 2ab अपॉन x को x से किया x² आ गया, और x को 1 से किया x आ गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है भाई, है ना। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सारे स्टेप, आप भी ट्राई कर सकते हो, साथ के साथ ट्राई करो और सॉल्यूशन मैच करो, है ना, सही है। चलो अगला स्टेप करें, x² और x², ये आ गया भाई 2x², 2x + 1 अपॉन ये है भाई x² + x = 34/15, सही है यहाँ तक। इसको करते हैं भाई हम लोग, थोड़ा सा जूम कर लें अगले स्टेप के लिए, चलो देखते रहना। ये हो गया यहाँ पर, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं पहले 34 को करते हैं ना, 34 को इससे करें, इसको इससे, तो 34 को x² से करेंगे तो 34x², 34 को x से करेंगे तो 34x, ठीक है भाई। 15 और यहाँ पर देखो ये है भाई इक्वल 15 दूनी 30 x², 15 दूनी 30 x और 15 एकम 15। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ठीक है। कोई इशू हो माइक में तो मुझे बताइएगा भाई। लव यू टू माय बेबी, लव यू टू। कोई है भाई लव यू टू बोल रहा है, ठीक है, ओके लव यू, ओके ओके। चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, बहुत शरीफ बच्चे हैं, ठीक है। आप लोग सपने बहुत बड़े बड़े देखते हो ना, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो आप लोग। देखो भाई इसको, हाँ भाई कितना आ गया, ये 30 में 4 आ गया 4x², यह आ गया बच्चों 30 में से ये माइनस कर दो, ये आ गया कितना +4x, बिल्कुल सही। यह आ गया -15 = 0। क्वाड्रेटिक तो हमारा बन गया भाई, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगला पड़ाव है हमें इसको फैक्टराइज करना, है ना। फैक्टराइज कर दो फटाफट जल्दी से,
अभी इसका है मिडिल टर्म, कोशिश करो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 चौक हो गया 60, ठीक है भाई 15 चौक हो गया 60। अब इसके फैक्टर करो जल्दी से, इसके फैक्टर करो, कितना आएगा 4x स्क्वायर, ये आ गया 15, हाँ ठीक है 15x 15 ठीक है, हाँ इसको फैक्टराइज करो, ये होगा बच्चों, मुझे लग रहा है ये होना चाहिए कितना, अगर मैं इसके फैक्टर देखूं तो 30, बहुत सारे, देखो मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ, 30 दूनी 60 हो सकता है क्या, हाँ 30 इंटू 2 हो सकता है, और ये हो सकता है 20 3 60, हाँ ये भी हो सकता है सर, और 10 इंटू 6 60, हाँ सर ये भी हो सकता है। अब यार बताओ, आपको सोचो, मैंने कहा मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, तो क्या ये वाला फैक्टर देखने में आपको लग रहा है काम का, क्या नहीं लग रहा, 10 में से 6 गया 4, देखो 10 में से 6 गया 4, तो मुझे लग रहा है कि सर 10 और 6 ले लेना चाहिए, है ना, ठीक है क्या, चलो तो हमने 4x स्क्वायर में कोई छेड़छाड़ नहीं करी भाई, और यहाँ पर प्लस 10x और माइनस 6x माइनस 15 इक्वल 0। आई होप क्लियर, ठीक है। देखो अब यहाँ से पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ से आप पेयरिंग करोगे तो इस वाले ग्रुप में से और इस वाले ग्रुप में से कॉमन खींच के बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ गया भाई कॉमन, क्या 2 भी कॉमन है सर और x भी कॉमन है, सही बात है, 2 और x अकेला बचेगा और 2 पंजे 10, 5 और आएगा ना, 2 5 से 10x, ठीक है। मैंने कहा जो यहाँ पर लिख लो आप वो लिख लिया करो भाई पहले, है ना, 2x + 5 लिख लो। अब यहाँ पर क्या लिखना है वो यहाँ से डिसाइड होगा, है ना। यहाँ देखो क्या है -6, कितना -6, यहाँ 2 ऑलरेडी है, -6 लाने के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात सही है क्या। अब देखो यहाँ से 2x + 5 आ गया कॉमन, और यहाँ से 2x ये बचा और -3 ये बच गया, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज किया। यहाँ से एक बार इसको 0 से इक्वल करोगे, जल्दी से बोल दो x कितना आएगा, यहां से आ गया -5/2, कितना आएगा, ठीक है। और एक बार इसको जब 0 करोगे तो +3/2, ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। यहां तक और कोई दिक्कत, बिल्कुल सही चल रहा है भाई यहां तक। चलो अगला देखें, हाँ अगला क्वेश्चन है भाई ये वाला, इसको ट्राई करें क्या। देखो अगेन सेम भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे पहले, हाँ बिल्कुल सही, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, x को x + 3 से मल्टीप्लाई करते डायरेक्टली, है ना, x × x + 3, और -x - 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 - x से, ठीक है। और ये अपॉन में किससे करें सर, अपॉन में होगा भाई x और इसका मल्टीप्लाई होगा, x × x - 2, और ये कितना है सर 17/4, सही है क्या, यहां तक बात सही है। आगे देखो, अब ये आ गया भाई x² + 3x, x² + 3x। अब यहां बताओ मुझे, देखो थोड़ा समझदारी करें यहाँ पे बच्चों, थोड़ी सी समझदारी करते हैं ना, कि सर जो 1 - x है ना, अगर मैं 1 - x को x - 1 लिख दूं तो यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा, देखो -x और +1, तो यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। तो जो यहाँ से एक्स्ट्रा माइनस आया, ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, उसको मैंने इस आगे निकाल के इसे प्लस बना दिया, यहाँ से एक्स्ट्रा माइनस बाहर है, माइनस माइनस यहाँ प्लस बना दिया, और ये ऐसा हो गया प्यारा सा, और ये हो गया ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कहानी। अब देखो इसको सिंपल x² - 2x, सही है भाई, और यहां से हमारे पास इक्वल कितना है 17/4, बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब देखो आगे, ये आ गया x² + 3x, और बच्चों इसको डायरेक्टली बताओ, पहले क्या आएगा x² वाला टर्म, फिर -2 और -1 का समेशन किया, -3x आ गया, -2 और -1 का मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 आ गया, सही है क्या। और यह आ गया x² - 2x, और यहाँ पर है 17/4, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ तक आगे देखो, और
देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x², सही है। 3x, अरे ये तो कट गया, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा हुआ कट गया है ना। तो क्या बचा, यहाँ 2 आ गया, अपॉन में क्या है x² माइनस 2x, और यहाँ पर है 17/4। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई मार दे क्या? बिल्कुल, इसको करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखो, ये आ गया हमारा 17 को x² से करेंगे, आ गया 17x²। 17 को 2 से करेंगे, 17 दूनी 34x इक्वल 4 दूनी 8x² और 4 दूनी 8। बिल्कुल सही यहां तक, ठीक है। तो सिंपल क्वाड्रेटिक बन के आ गया 17, और ये इधर ले लो -8, 17 में से 8 गया 9, ठीक है भाई। और -34x ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये +8 -8 हो गया, और ये आ गया 0। देखो कितने सारे स्टेप करने पड़े तब जाके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच पाए, कितने सारे स्टेप करने पड़े, देख रहे हो आप। तो ऐसे क्वेश्चंस हम जानबूझ के इसलिए कराया जा रहा है आपको, ताकि जो एनसीईआरटी में बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल बच्चों वाले लगने लगे, ठीक है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी आपको अच्छे क्वेश्चन करने में मजा आएगा और वो क्वेश्चन आसान लगेंगे ना। अदरवाइज सिंपल पढ़ लोगे, कुछ भी मजा नहीं आने वाला है ना, ठीक है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्लियर है, चलो। अच्छा आगे क्या करें भाई, आगे मुझे ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर सर लीडिंग कोएफिशिएंट 9 है, हाँ बिल्कुल सही। अगर ये 9 है तो सर इसको मल्टीप्लाई करना होता है, हाँ मल्टीप्लाई करना होता है, 9 8 जा 72। अब इसके फैक्टर्स करो और मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, ठीक है। इसके फैक्टर अगर मैं करूंगा तो मुझे सर सबसे अच्छा फैक्टर 36 × 2 दिख रहा है, 36 दूनी 72। क्यों सर? क्योंकि 34 जो है ना, 36 और 2 का डिफरेंस करने पे मिल जाएगा मुझे, है ना। बिल्कुल सही बात सर, माइनस यहाँ पर है, इसका मतलब 36 नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर कुछ खेल कर पाएंगे, है ना। चलो स्टेप बाय स्टेप। हाँ भाई, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया भाई 9x² तो ऐसे ही रहेगा, अगला स्टेप है ये -36x और +2x, -36 + 2 -34, और ये -8 और ये इक्वल 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन का खेल यहाँ शुरू हो गया हमारा, और यहाँ से ये आ गया भाई 9 आ गया कॉमन, x भी आ गया कॉमन, x - 9 चौक 36, है ना। जो यहाँ है भाई वो यहाँ लिख दिया करो, बता चुका हूँ कई बार। तो यहाँ +2 और लिखना है, इक्वल आ गया 0, क्लियर है भाई। तो यहाँ से सिंपल हमारे फैक्टर्स मिल गए कि सर एक तो x - 4 है और दूसरा है 9x + 2, और इस तरीके से हमारे पास दो आंसर आ गए, एक आ गया 4 और दूसरा आ गया -2/9, ठीक है भाई। तो ये हमारे x की वैल्यू है, ठीक है भाई। तो इसको जरूर ट्राई करना, दोबारा बात खुद से भी ट्राई करना, है ना। चलो हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, है ना, जानबूझ के क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करें भाई, नेक्स्ट क्या है। हाँ भाई नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, चलो हम ऐसा करते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बेसिस सिखाता हूँ, ठीक है। मान लो भाई लिखा हुआ है x² - x और ये है -42 इक्वल 0। चलो जल्दी से इसका हमें सॉल्यूशन कर दो फटाफट और फैक्टर्स बता दो, ठीक है। ठीक है, जल्दी आंसर इसका ट्राई करो, मैं भी करता हूँ। देखो सर यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, हाँ 1 है, इसका मतलब 1 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, 42 ही आएगा, सही है। इसका मतलब 7 × 6 कर दें या 21 × 2 कर दें। मैंने कहा एक बार ऐड या ट्राई करके देख लो ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, सर सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है 1, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 7 और 6 ही मेरे लिए यूजफुल फैक्टर है ना, कामयाब जो है वो 7 और 6 ही है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है और लास्ट टर्म को भी एज इट इज रखना है, ठीक है भाई। अब देखो आगे इसको -x को हम क्या करेंगे बच्चों, 7 बड़ा होना चाहिए और 6 छोटा होना चाहिए, तभी डिफरेंस करके -1 आएगा, ठीक है। जो आंसर बोल रहे हैं बिल्कुल सही है ना, जिसने आंसर बोला बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया सर x - 7 और दूसरा यहाँ पर 6 कॉमन लेने के बाद आ गया x - 7, यह आ गया 0।
तो यहाँ से या तो x -6 होगा या x +7 होगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही बेसिक रखा है ताकि आपके जितने हमने प्रीवियस लेक्चर्स हमने किया था ना, लेक्चर 1 का यहाँ पर जितने न्यूमेरिकल्स पॉसिबल थे, है ना, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे लेक्चर 1 के बेसिस पे वो हमने सारे ट्राई कर लिए। ठीक है, अब कल का जो लेक्चर होगा बच्चों, लेक्चर 3, उसमें हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में उसके ऊपर बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 1. If you haven't seen the lecture number 1, then you should watch the complete lecture. ठीक है, then try these questions. Okay, that's all fine.